दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और सक्सेस स्टोरी में, जिसमें आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ की एक ऐसी स्टूडेंट की जो एमएससी के बाद वहीं पर रुककर अपनी सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे और अभी जाके उन्होंने सीएसआईआर नेट भी क्वालिफाई कर दिया है। तो सबसे पहले किमी वर्मा जी, आपका स्वागत है प्लेटफॉर्म पर। आप पहले भी आ चुकी है, बट आज फेस टू फेस बात कर रहे क्वालिफिकेशन के बाद, तो अगेन आपका स्वागत है। आपके बारे में एक बार सभी स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा। थैंक यू सर। किमी वर्मा, जैसे कि आपने बताया, मास्टर्स मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हुई है। 2024 पास आउट हूँ सर मैं। मैंने नेट और जेआरएफ की मतलब प्रिपरेशन मास्टर्स के बाद ही स्टार्ट करी है। ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा दिसंबर 2024 वाला था प्रिपरेशन के साथ, बट वो इतना अच्छा नहीं गया क्योंकि मुझे प्रिपरेशन करते वक्त पता चला कि तब मेरे बेसिक्स क्लियर हो रहे थे, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन कोरोना टाइम में गई और मास्टर्स में भी हम थोड़ा सा कम, मास्टर्स को ज्यादा मतलब पर प्रिपरेशन तब शुरू कर देनी चाहिए थी। तो मैंने बट सीरियस प्रिपरेशन मास्टर्स के बाद शुरू करी। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा दिसंबर वाला था, उसमें इतना अच्छा नहीं गया, बट मैंने पेशेंस रखा क्योंकि मुझे पता था कि और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो फिर उसके बाद मैंने पहले तो सेल्फ स्टडी की, बट फिर बाद में मैंने यूट्यूब पे आपके जो लाइव लेक्चर्स होते हैं फिर वो देखे। उससे भी मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट और बना, तो समझ आया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो फिर मैंने वहां से लेक्चर देखे, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे वो देखे अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। फिर उसके बाद से मैंने बेसिक्स मेरे तो ऐसे क्लियर हो गए, तो उसके बाद फिर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करी। अभी फिर दिसंबर वाला क्लियर ही हुआ है मेरा, ओके। दिसंबर 2025। ओके। तो आपकी सीएसआईआर नेट एग्जाम क्वालिफाई हुए आप, तो एग्जाम की हाँ, जब प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की थी, आपका क्या पार्ट था? मतलब आपको कौन से सब्जेक्ट्स इजी जा रहे थे, कौन से डिफिकल्ट जा रहे थे, और जो भी आपका लग रहा था। हमने हालांकि पहले बात की है, बट फिर भी एक बार स्टूडेंट्स के लिए आप एक बार आइडिया दे दीजिएगा कि किस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल थे, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, किस तरीके से आपको प्लान करना था एग्जाम के क्वालिफिकेशन के लिए। मेरे को अप्लाइड अप्लाइड ज्यादा अच्छा लगा था। मतलब अप्लाइड मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा था उसको करके कि हाँ सब हो जाएगा। जब सबसे पहले अप्लाइड को ही किया मैंने, तो प्योर में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, जैसे थोड़ा सा कि ओके। लीनियर हो गया, रियल हो गया, थोड़ा थोड़ा था। पर अप्लाइड मेरा अच्छा जा रहा था। फिर बाद में मैंने प्योर पे ज्यादा काम किया, पर कॉम्प्लेक्स सबसे अच्छा था मेरा। फिर लीनियर अलजेब्रा और भी अच्छा हो गया। जब पढ़ने पे आए तो सारा स्मूथली चला। फिर जब पढ़ने लगे, एक बार प्रैक्टिस करी शुरू, तो अप्लाइड मेरे को अपना ज्यादा अच्छा लगता है। और पेपर में कहीं ना कहीं अप्लाइड की वजह से काफी स्कोर का फर्क पड़ा है मेरा, अप्लाइड की वजह से। और प्योर में लीनियर अलजेब्रा ने भी काफी हेल्प किया, ओके। रियल भी अच्छा हो गया था। ठीक है। तो आपकी जब प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की थी, उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होगी जिसको वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी। मतलब कोई सब्जेक्ट्स होंगे, लाइक कभी कभी स्टूडेंट्स का होता है ना कि नहीं यार, मुझे सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं आ रहा, तो मैं इसको स्किप ही कर देता हूँ। तो आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी उसको लेकर, और आपने उसको टैकल कैसे किया फिर? सर जैसे एक तो मेरे को मॉडल अलजेब्रा, हम्म। एक वो हो गया थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी वगैरह वो, और थोड़ा सा रियल एनालिसिस, इन्होंने थोड़ा सा इनकी वजह से कॉन्फिडेंस लो हो रहा था। बट पढ़ रहे हैं मतलब कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बन नहीं रहा था। फिर हम्म। टैकल करने का ये था कि स्टार्ट से स्टार्ट करो, रीस्टार्ट करो। मतलब कि पूरे बेसिक्स से शुरू हो जाओ, एकदम पूरे फोकस के साथ। अकेली अकेली चीज, हर छोटा छोटा कंसेप्ट अच्छे से समझो। फिर उस टॉपिक, जो टॉपिक किया अच्छे से पढ़ा, साथ ही उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उनको देखो। ऐसे करते करते टॉपिक किया, फिर उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जहां से भी मिल रहे थे, मेन तो मैंने प्रीवियस ईयर को देखा ज्यादा। तो जैसा हो रहा था तो उनके थ्रू तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनने लगा है ऐसे कि कंसेप्ट जब जब मतलब मेन मेरे को ऐसे कि जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे ना, हम्म। तब कॉन्फिडेंस तब तक बनेगा ही नहीं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट पेशेंस रखनी है। फिर पेशेंस होना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। यस। तो आपकी जब प्रिपरेशन हो गई, आप एग्ज़ाम देने के लिए गए, हालांकि हर बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसा होता ही है। ये मैं पहले भी स्टूडेंट्स को बोल चुका हूँ अपने सभी, कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो जेआरएफ क्वालिफाई करने वाला हो, चाहे वो एलएस क्वालिफाई करने वाला हो, चाहे वो ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर दे या फिर क्वालिफाई भी ना कर दे, बट जो पढ़ाई करता है ना, उसको हमेशा प्रेशर रहता है। उसके दिमाग में हमेशा रहता है बहुत कि मैं क्वालिफाई होऊंगा या नहीं होऊंगा। बहुत तो जाहिर सी बात है, वो आपके दिमाग में भी होगा। तो वो पेपर की सिचुएशन में, वो 3 घंटे में आपने उसको किस तरीके से मैनेज किया, और टाइम मैनेजमेंट भी? मैनेज करना मुश्किल तो बहुत होता है सर। मतलब हम सोच के जाते हैं कि हाँ रिलैक्स रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, बट
जब तक स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आता है तभी बहुत पैनिक होने लग जाते हैं, बट वो नहीं होना है क्योंकि हमारी मेहनत हार्ड वर्क से ज्यादा हमारा हम पेपर के वो 3 घंटे कैसे रह रहे हैं ना वहां पे, मुझे हाँ, ऐसे लगा कि वो ज्यादा मैटर करता है। बिल्कुल। मैंने इतनी चीज सीखी है कि हमारी प्रिपरेशन चाहे कम क्यों ना हो, बट अगर हम वहां पे रिलैक्स रह रहे हैं ना तो सब सही है। और वही अगर हमारी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा हो पर वहां पे पैनिक कर गए तो काम खराब। तो मतलब मेरे को तो ऐसी है कि वहां आराम से बैठना है 3 घंटे के लिए चिल होके पूरा। तो उसको थोड़ा मैंने स्टार्टिंग में फिर उसको टैकल करने के लिए पहले तो कि आराम से हो जाएगा, कर हो जाएगा, सब सेट है। पर फिर भी पैनिक तो होते ही है सर। तो थोड़ा सा कुछ मेडिटेशन वगैरह कर ली, स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह, तो थोड़ा सा फर्क मेरे को लगा। बट इतना अच्छे से अभी भी नहीं हुआ है क्योंकि पैनिक तो हो ही जाते हैं जितना सोचो। मतलब उस सिचुएशन में अभी बोलने के लिए आसान चीज़ है वो फेस करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हाँ, बोलने के लिए सारे फेस करना तो है मुश्किल। बट काम रहना चाहिए वहाँ पे 3 घंटे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी प्रिपरेशन से ज़्यादा ज़रूरी वहाँ पे काम रहना है। ओके। तो अभी जैसे कि आप बोल रहे कि हालाँकि पॉसिबल है बोलना लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम बहुत फेस करने पड़ते हैं। अब उसमें कभी-कभी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी आता है कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, हमारे खुद के भी कुछ स्टूडेंट्स पुराने ऐसे रहे, उन्होंने प्रिपरेशन बहुत सारी कर ली, बहुत ज़्यादा कर ली, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाते या फिर किस अप्रोच के साथ जाना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों को लेकर आपके दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस था कि नहीं मुझे टाइम मैनेजमेंट को लेकर मैं पार्ट ए को ऐसे सॉल्व करूँगा, पार्ट बी को ऐसे करूँगी, पार्ट सी को पहला किसको सॉल्व करूँगी? क्या ये आपने पहले प्री डिसाइड करके रखा था? और अगर रखा था, हाँ, तो क्या उसी तरीके से आप एग्ज़ीक्यूट कर पाई क्या? क्योंकि कभी-कभी होता है कि स्टार्टिंग में ही आप पहले मान के चलिएगा आपने प्री डिसाइड प्लान कर लिया। वो एग्जीक्यूट करने जाएँगे तो पार्ट ए में आप मान के चलिए हाफ ऑवर दे रहे हैं, तो हाफ ऑवर में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, तो अपने आप एक प्रेशर भी बढ़ता जाता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? और हुआ था तो उसमें फिर आपने क्या किया था? जो मेरा सीरियस वाला फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें मैंने सोचा था कि पार्ट सी पहले करूँगी क्योंकि वो हाँ, ज़्यादा स्कोरिंग है, उसमें ओके, हम थोड़ा-सा स्टार्टिंग में रिलैक्स होते हैं, तो पार्ट सी पहले करूँगी, है ना? तो कर रही हूँ, बट वो थोड़ा-सा ऐसे हो गया कि पार्ट सी किया, फिर पार्ट ए किया, पार्ट बी के लिए टाइम ही नहीं बचा। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो पाया। तो अगली बार मैंने ऐसे किया कि प्रिपरेशन जितनी होगी, होगी, फिर मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा हुँ, ज़रूरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, मॉक टेस्ट लगाए, तो फिर मैंने अपना ये सोचा कि जिस अकॉर्डिंग है पार्ट ए, बी, सी ऐसे ही करना है, बट टाइम जितना देना है पार्ट ए को उतना ही देना है, उसमें जितने हो गए, हो गए। फिर नेक्स्ट पार्ट बी पे चलो, उसको उतना टाइम दो, फिर पार्ट सी। तब जब रिव्यू करने के लिए कि जितना हो गया, फिर दोबारा जाओ वहाँ पे। तो मेरे को ऐसा था कि आधा, मैक्सिमम आधा घंटा पार्ट ए के लिए। ओके, बाकी 1.5 घंटा उसके लिए रखना था पार्ट सी के लिए, 1 घंटा पार्ट बी के लिए। तो जो सेकंड अटेम्प्ट में था क्योंकि मॉक टेस्ट में पूरी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए थे ना, तो बना हुआ था वैसे वाला, हाँ, इतना देना है तो माइंड सेट एग्ज़ीक्यूट पे हो पाया पेपर पे। तो ओके। मॉक टेस्ट काफ़ी हेल्प किया मॉक टेस्ट ने ओके, हमें। तो मतलब कुल मिला के ये है कि फिर जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, हम हालाँकि बोलते रहते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ-कुछ स्टूडेंट्स को सीरियसली लेते नहीं है। तो एट लीस्ट वो स्टूडेंट्स जो रिसेंटली क्वालीफाई हुए, उनको वो इम्पोर्टेंस पता चल जाता है कि हाँ यार, हमने मॉक टेस्ट दिए थे और उसका मुझे यूज़ कहाँ हुआ। उसका यूज़ प्रेशर हैंडल करने में भी हो जाता है, उसका हुँ, यूज़ टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी हो जाता है, उसका यूज़ कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, इसकी जो स्ट्रैटेजी होती है, वो स्ट्रैटेजी बनाने में भी हो जाता है। तो ओवरऑल बहुत सही तरीके से आपका अप्रोच भी था, आपकी स्ट्रैटेजी भी बहुत बढ़िया थी। अब जब पेपर आपका खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या थॉट प्रोसेस था? क्या आपको फ़ील हो रहा था कि मैं क्वालीफाई करूँगी या नहीं करूँगी? क्योंकि एक्सपेक्टेड तो किसी को भी नहीं था कि इतना कम कट ऑफ जाएगा। पर वो तो है सर। तो पेपर के मॉक बाद आपको टेस्ट कैसा फ़ील हो रहा था? सर मैं वो भी बताऊँगी, बट मेरे को मॉक टेस्ट से एक बात वो कहनी है कि हाँ, जैसे होता है कि कइयों को मॉक टेस्ट नहीं करनी है, पर जो ऐप पे ना जो प्रीवियस ईयर्स के ही एज़ अ मॉक टेस्ट पड़े हैं, बिल्कुल। उनने मेरे को ज़्यादा हेल्प किया है। मैंने अच्छा, उनको मॉक टेस्ट की तरह फुल लेंथ के लिए बाकी चीज़ वो तो मैंने लगाए जो दूसरे होते हैं, बट मेन मेरा फोकस पीवाईक्यू को एज़ अ मॉक लगाना था। ओके। उन्होंने और भी ज़्यादा हेल्प किया, और हाँ, वो मॉक टेस्ट के फॉर्मेट जो में एज़ अ पड़े मॉक हुए हैं, जाके आप देने हाँ, जाते हैं तो। हाँ, हाँ। तो ओ उनसे ज़्यादा मतलब वो क्योंकि पीवाईक्यू भी हैं, हाँ, हाँ, उनकी हाँ, प्रैक्टिस बिल्कुल। भी हो जाएगी, रिवीज़न भी हो जाएगी, मॉक में हमारा टाइम मैनेजमेंट का भी पता चल जाएगा, तो उससे मेरे को ज़्यादा हेल्प मिली थी कि पीवाईक्यू को ही एक बार एज़ अ मॉक लगाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो किए ही होते हैं सबने। हुँ, ओके।
वो तो और पेपर के बाद जब सारे डिस्कस कर रहे थे तो पता है कि और अच्छा हो सकता था, फिर ऐसे आया कि नहीं ये क्वेश्चन तो ऐसे था, कितनी सिली मिस्टेक कर दी, ये क्या करके आए हैं, कैसी कैसी मिस्टेक, फिर आंसर की है, पूरा मार्जिन पे चल रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जब फिर परसेंटाइल आई तब लगा कि हाँ अब हो सकता है कि फालतू में ओवरथिंक कर रहे थे, परसेंटाइल अच्छी जा रही है। हाँ, ओके। तो पेपर के बाद तो ऐसे होता ही है कि नहीं होगा नहीं होगा, ओवर थिंकिंग, और बेटर कर सकते थे, अभी थोड़ा कम करके आए हैं, ये भी कर सकते थे, अगर ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। और फिर जब रिजल्ट आ जाता है फिर सब सेट हो जाता ओके, तो ओवरऑल आपने अपनी यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी वहीं पर बैठ के पढ़ के अपना जो भी प्लान था वो प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया, और जितने हमारी बात हुई आपका गेट का स्कोर भी काफ़ी अच्छा आया है। है। गेट का स्कोर, हाँ जी सर, मेरा 50 बन रहे हैं, हाँ जी सर, 50.6। ओके। हाँ तो जैसे हमारी पहले बात भी हुई थी, पीएचडी के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गेट के थ्रू भी जा सकते हैं, और हाँ जी जैसे सर। आप चंडीगढ़ में हो तो वहाँ पर भी आईसर मोहाली है। तो हाँ जी सर। चलो ठीक है, उसको तो हम अलग से बात भी कर लेंगे, लेकिन आप आपके लिए स्पेशली कि ऑल द वेरी बेस्ट हमारी तरफ से, और थैंक यू सर। आगे थैंक यू जाकर सो मच सर। पीएचडी कर लीजिएगा। गेट का जब स्कोर आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर से एक बार बात बिल्कुल करेंगे। और एक बार जरूर स्टूडेंट्स सर। को एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से क्या देना चाहेंगे इस पूरे प्रिपरेशन के फेज के दौरान? पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, पेशेंस। वो होना चाहिए, जो भी मतलब प्रिपरेशन के फेज में जो जा रहा है ना, उस स्टूडेंट के अंदर एक पेशेंस होना चाहिए। मतलब क्योंकि जब नहीं होता है ना कि टाइम कम है, इतना टाइम लग गया, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट, हम खुद को ही डिमोटिवेट करने लग जाते हैं। तो वो नहीं करना है, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी, एक तो अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, लगे रहो। जब तक जो चीज शुरू की है उसको खत्म करना ही है। मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि अगर और एक और चीज कि अगर किसी कोई सीरियस है इस चीज को लेके तो मास्टर्स में ही कर देनी चाहिए प्रिपरेशन शुरू को। तो थोड़ा मुझे वो रिग्रेट होता है कि मैंने मास्टर्स में नहीं किया। हाँ हाँ। तो मतलब अगर किसी ने इस लाइन में जाना ही है तो मास्टर्स में शुरू कर दे वो चाहे, और थोड़ा सा पेशेंस रखे, माइंड फ्रेश रखे, रिलैक्स रहे, तो ओवरऑल बाकी अपनी मास्टर सेल्फ में स्टडी अपनी फोकस प्रिपरेशन रखे। स्टार्ट कर दे, ताकि आगे जाके थोड़ी सी दिक्कतें कम हो जाए। और एक दिक्कत रहेगा नहीं। कि जो प्रिपरेशन का फेज रहेगा उसमें पेशेंस को रखना बहुत जरूरी है। जो भी पूरी आपकी बहुत जर्नी ज्यादा। होगी वो तब तक रखना जरूरी है जब तक रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे यस स्टूडेंट्स सर। ये भी दिमाग में रख के चलते हैं कि मेरा पेपर अच्छा गया है, अभी मैं नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों करूं। और फिर अगर हाँ भगवान ना करे कि अगर उस फेज में अगर क्वालिफाई मान के चले नहीं हुए, या फिर जेआरएफ चाहिए थी जेआरएफ नहीं मिली, तो वो जो बीच में मोमेंटम ब्रेक हो जाता है वो फिर से पाने के लिए कम से कम एक आध महीना लग जाता है। तो पेशेंस ये चीज़ बड़ी मैटर है, आपको उसको बना के रखना पड़ेगा, जो कि इनका कहना है। ये मैंने चलिए। सीखी क्योंकि खुद थोड़ा सा होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहा है थोड़ा सा डिमोटिवेट, थोड़ी ओवर थिंकिंग, बहुत कुछ होता है। पर यस। वही है कि थोड़ा सा खुद को स्टेबल रखना है। ओके। चलो, हम्म। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर किसी स्टूडेंट को भी कुछ इनसे क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं इनको पर्सनली मैसेज डाल के पूछ लूंगा क्वेश्चन। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट आपकी पीएचडी के लिए, थैंक यू गेट के सर। रिजल्ट के लिए। जल्दी फिर से बोलेंगे, ठीक है? थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच थैंक यू। सर।